Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today in second part we are going to discuss with the illustration of this particular chapter journal. So let's start with the first illustration. Before moving to the illustration, let us revise the rules which we have discussed in last lecture. हम क्या करेंगे सबसे पहले जो जो रूल्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे उसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट वन दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अब ये कौन से अकाउंट का रूल है? दिस वन इज रिलेटेड टू दी पर्सनल अकाउंट. ये किसके रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? कोई भी पर्सन हो उसका अकाउंट होगा. फॉर एग्जाम्पल प्रतीक्स अकाउंट, अमित्स अकाउंट, हितेश अकाउंट. सो दिस वन इज कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट. या तो फिर आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, इंस्टीट्यूशन का नाम हो. ये सब कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में. सेकेंड वन दैट इज डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट. दिस रूल इज रिलेटेड टू द रियल अकाउंट. रियल अकाउंट इज डायरेक्टली डिनोटेड एज अ असेट्स अकाउंट. असेट्स के रिलेटेड अगर कोई भी एंट्री होगी तो हम कौन से अकाउंट में देंगे? इस अकाउंट के रूल के हिसाब से हम एंट्रीज देंगे. थर्ड वन दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. दिस रूल इज रिलेटेड टू दी नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में डे टू डे ऑपरेशन में जो भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती है उसके रिलेटेड आता है. तो ये तीन रूल के हिसाब से आप क्या करोगे? जनरल एंट्रीज करोगे. अब लास्ट लेक्चर में हमने स्पेसिमेन ऑफ जर्नल बुक भी देखा था. फर्स्ट वन क्या आता था? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस. ओके, तो अब हम आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल्स. सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट इलास्ट्रेशन. अब मैं क्या करूंगा? इलास्ट्रेशन में जो जो रिलेटेड इलास्ट्रेशन है वो करवाता जाऊंगा और एक एक इलास्ट्रेशन के साथ उसके रिलेटेड, मतलब वो जो एंट्री आ गई है वैसे की वैसी अगर एंट्री एक्सरसाइज में भी है तो वो भी मैं करवा दूंगा. तो वन बाय वन सारे एग्जाम्पल और इलास्ट्रेशन हम देखेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. हम सारी चीज़ें देखेंगे. आपकी साइड से मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ इतना ही मांग रहा हूँ कि आप वीडियो को पहले से एंड तक देखो और एक भी सेशन स्किप मत करना. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इलास्ट्रेशन. अब इलास्ट्रेशन में लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल बुक ऑफ प्रिया. तो लास्ट जब हमने प्रीवियस सेशन देखा था तब हमने एक बात की थी, जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं तो सबसे पहले स्पेसिमेन के ऊपर हमें क्या लिखना है? जर्नल बुक ऑफ प्रिया. तो मैंने यहां पे लिख दिया जर्नल बुक ऑफ प्रिया. जर्नल बुक ऑफ कॉमन रहेगा. नेम ऑफ द पर्सन विल बी वेराइड. व्हेन देयर इज अ चेंज इट मे वेराई. ओके, अगर प्रिया की जगह पे अमित है तो अमित का नाम आ जाएगा. जैसे जैसे चेंज होता जाएगा उसके हिसाब से नाम भी अलग अलग आते जाएंगे. अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है? डेज देखने हैं. सबसे पहले ईयर 2014. तो यहाँ पे मैं कॉमन लिख दूं. सबसे पहले क्या लिखूंगा? 2014. अब आपको एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्रोनोलॉजिकल वे में एंट्रीज करनी है. तो क्रोनोलॉजिकल वे दैट मीन्स वन बाय वन डे टू डे ऑपरेशन के हिसाब से आपको सारी एंट्रीज करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले एंट्री कौन सी आएगी उसके हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. चलो सबसे पहले एंट्री देखते हैं मार्च 1 की. तो यहाँ पे मैंने कॉमन लिख दिया मार्च और यहाँ पे 1. क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर 4 मार्च है तो इसके नीचे में ये एंट्री खत्म होने के बाद सिर्फ नंबर 4 ही लिखूंगा, सिर्फ डे लिखूंगा या तो फिर डेट लिखूंगा. ये मंथ लिखने की फिर से ज़रूरत नहीं है. सबसे पहली एंट्री देखते हैं. गुड्स ऑफ ₹5,000 इज परचेज्ड ऑन कैश. इस एंट्री का मतलब क्या हो रहा है कि 5,000 रुपये का गुड्स हमने कैश में परचेज किया. अब गुड्स इट्स रिलेटेड टू दी असेट्स. ये असेट्स के रिलेटेड है. जैसे कि गुड्स कम्स इनटू बिजनेस. गुड्स कहाँ पे आया? हमारे बिजनेस में आया. तो आपको ये पता चल गया
कि व्हाट कम्स इन विल बी डेबिटेड, जो भी बिजनेस में आएगा वो कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। तो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, गुड्स लिखेंगे? नहीं, गुड्स नहीं लिखेंगे। ओके, हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट लिखे थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहली मेरी एंट्री होगी परचेज अकाउंट, और डेबिट में कहाँ पे लिखते था, यहाँ पे एंड में डेबिट लिखता था, तो परचेज अकाउंट डेबिट किया। अब गुड्स क्यों नहीं लिखा, तो कई बार क्या होगा, आपको सेल्स भी करना पड़ेगा, तो आप जब सेल्स करोगे तो सेल्स में क्या फिर से क्रेडिट में गुड्स की जगह मतलब फिर से गुड्स लिखोगे, क्योंकि सेल में भी तो आप गुड्स ही कर रहे हो और गुड्स ही दे रहे हो, तो ये तब दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसे परचेज लिखते हैं, जब कोई सेल्स चीज़ हम सेल करते हैं तो उसे हम लिखते हैं सेल्स। ओके, बहुत इजी रूल्स हैं, वन बाय वन देखते जाओगे सब कुछ आ जाएगा, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं आएगी। अब उसके साथ दूसरी ये चीज़ थी कि परचेज जो आपने किया था वो कौन सी कैसे किया था, कैश में। इट मीन्स बिजनेस में से आपका कैश आया होगा कि गया होगा, आपने किसी से गुड्स लिया है तो पैसे आए कि गए, पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो हम यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। अब दोनों में अमाउंट क्या लिखनी है, 5000 डेबिट में लिख दिया, 5000 मैंने लिख दिया क्रेडिट कॉलम में। ओके, चलो इसके बाद जैसे ये फॉर्मेट था, हम क्या करते थे, इसकी नरेशन लिखते थे, तो नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹5000 इन कैश। ऐसे मैंने उसकी नरेशन लिख दी। अब जैसे ही मैं नरेशन लिखूंगा मेरी एक एंट्री इसकी खत्म हुई। तो अब एक एंट्री जैसे आपकी खत्म होती है, आपको क्या करना है, इसके नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। पर आप लाइन कहां पे ड्रॉ करोगे, सिर्फ पर्टिकुलर्स में ही ड्रॉ करोगे। कहां पे ड्रॉ करोगे, सिर्फ पर्टिकुलर्स में ड्रॉ करोगे, बाकी के कॉलम्स आप ओपन ही रखोगे। ओके, तो यहां से आपको पता चलेगा कि यहां पे आपकी एक एंट्री खत्म हुई है। इस एंट्री का अगर कंक्लूजन निकाले तो आपको ऐसा पता चल रहा है कि परचेज अकाउंट जो होता है उसका ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब परचेज का अगर आप ऑपोजिट ले लो तो क्या है, सेल्स है। तो सेल्स का याद रखना, हमेशा सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो ये दोनों चीज आप अच्छे से याद कर लो। अब सेकेंड एंट्री देखते हैं, गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। अब हमने क्या किया है, 8000 रुपीज का गुड्स लिया है, पर किससे, नंदन से लिया है, तो हमें फिर से वही एंट्री करनी है। अब डेट चेंज हो जाएगी, डेट हो जाएगी 4। ओके, मैंने यहाँ पे मार्च नहीं लिखा क्योंकि सेम मंथ कंटिन्यू हो रहा है, तो ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही है परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए थे, 8000 रुपीज टू। अब यहां पे कैश आएगा, कैश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें उसको सामने कैश मिला नहीं है। तो कैश की जगह पे हमें क्या मिला, हमने क्या दिया है उसको, ये गुड्स हमने जो भी परचेस किया वो कैसे किया है, क्रेडिट पे। तो जब भी कोई भी चीज़ क्रेडिट में होती है, ओके, या तो फिर हम कोई चीज़ क्रेडिट में परचेज करते हैं तो नेम ऑफ द पार्टी लिखते हैं। जैसे कि परचेज में क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो परचेज में डेबिट हुआ। अब डेबिट की एंट्री हो गई तो डेबिट वाली दो चीज़ें छोड़ दो, रहा क्या, क्रेडिट। तो क्या ये इनकम या गेन्स है, नहीं है। क्या हमारे यहाँ से कोई गुड्स जाता है, नहीं जाता। तो क्रेडिट द गिवर, ये रूल रहा, क्रेडिट द गिवर, मतलब गिवर कौन था, गिवर था नंदन, तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे टू नंदन अकाउंट, और अमाउंट में लिखेंगे क्या, 8000 रुपीज। अब इसका भी हम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम
नंदन। हमने क्या किया, नंदन से गुड्स लिया था 8,000 रुपये का, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी गुड्स परचेस्ड फ्रॉम नंदन। अब जैसे ही हमारी एंट्री खत्म होगी हम क्या करेंगे, इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। चलो, तो यहाँ पे हमारी एंट्री नंबर 4 कंप्लीट हुई डेट 4 के हिसाब से। अब नेक्स्ट आ रही है डेट नंबर 7। 7 नंबर की डेट यहाँ पे लगा देते हैं, सेम मंथ है, दैट्स वाई आई एम नॉट राइटिंग डाउन दी मंथ अगेन। गुड्स ऑफ ₹4,000 सोल्ड टू जिग्ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, 4,000 रुपीज़ का हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। ओके, तो अब सबसे पहले डेबिट में क्या आएगा, अब हमारे यहाँ से क्या हुआ, गुड्स तो गया, तो एक तो आपको पता चल गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गया है हमारा, पैसे की जगह पे हमारे गुड्स गए, और सामने पैसे मिले नहीं, पैसे नहीं मिले हैं, तो हम क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर, रिसीवर इज जिग्ना, तो जिग्ना का नाम यहाँ पे लिख देंगे। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि प्रतीक के यहाँ से जिग्ना ने गुड्स लिया, अब गुड्स मैंने जिग्ना को भेज दिया, जिग्ना ने पैसे नहीं दिए हैं। अब डेबिट वाले, सबसे पहले तीनों के तीनों डेबिट वाले रूल देखो, क्या ये एक्सपेंसिस या तो फिर लॉसेस है, नहीं ये नहीं है, ये तो डे टू डे ऑपरेशन है। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, क्या ये बिजनेस में लॉस हुआ, ये कुछ नहीं है, ऐसी चीज़ तो है ही नहीं। सेकेंड थिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया है बिजनेस में, एक्चुअली हमने तो सोल्ड किया, तो हमारा तो एक्चुअली गुड्स गया है, ओके, तो ये भी नहीं आएगा। तो तीसरा क्या आएगा, डेबिट द रिसीवर। अब रिसीवर कौन था, तो एंट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा रिसीवर था जिग्ना, तो यहाँ पे लिखेंगे जिग्ना अकाउंट डेबिट टू। अब हमने क्या किया है, हमने गुड्स सोल्ड किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी होगी, 4,000 रुपीज, तो दोनों में हम क्या लिख देंगे, 4,000 ईच। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू जिग्ना। अब यहां से आपको यह भी पता चलेगा कि जैसे हमने जिग्ना को गुड्स सोल्ड किया है, तो कैश वर्ड यूज नहीं हुआ, इट मीन्स इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब हमने चैप्टर 2 करा था तब हमने ये भी डिफरेंस देखा था कि कैश ट्रांजेक्शन किसे बोलते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसे बोलते हैं, वो भी अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे आपको और बेनिफिट हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग एवरीवन टू वॉच द वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, पहले से लेके आखिर तक देखो, तभी सारी चीजें पता चलेगी। एंट्री नंबर 12 फॉर द डेट 12, कमीशन रिसीव्ड ₹200। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें कमीशन मिला है, कमीशन रिसीव्ड फॉर ₹200, हमें कमीशन मिला। अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, अगर कोई आपको कमीशन देता है तो वो तो आपकी इनकम हुई, तो यहाँ पे देखो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो आपको ये पता चल गया कि सेकेंड एंट्री जो आएगी वो किसकी आएगी, कमीशन की आएगी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू कमीशन अकाउंट। अब डेबिट वाला सोचो, डेबिट में क्या आया, किसी ने कमीशन दिया, तो कमीशन कैसे देंगे, पैसे ही तो देंगे, कैश ही तो आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इनटू बिजनेस, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, अमाउंट लिखेंगे 200 रुपीज, और यहाँ पे भी लिखेंगे 200 रुपीज। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, हमें क्या मिला है, कमीशन मिला है, तो ये चीज यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो ओके, ये हमारी थी एंट्री नंबर 4, फोर्थ नंबर की एंट्री हमारी खत्म हुई। अब हम जाएंगे नेक्स्ट एंट्री पे, एंट्री नंबर 15, वेजिस एक्सपेंस पेड ₹150। अब यहाँ पे देखो, डेट के हिसाब से मैंने 15 तारीख यहाँ पे लगा दी। अब क्या बोल रहे हैं, वेजिस एक्सपेंस पेड ₹150, मतलब 150 रुपए का एक्सपेंस हुआ है, कितने रुपए का, 150 रुपए का एक्सपेंस हुआ है, तो यहाँ पे लिखा ही है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस डेबिट कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे वेजिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू में क्या होगा, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश क्या होगा, वेजिस ऐसे थोड़ी ना पे कर दोगे, पैसे तो देने पड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 150, यहाँ पे लिखेंगे 150,
ब्रैकेट में लिखो बीइंग वेजेस एक्सपेंस पेड इन कैश। इन कैश लिखना हो नहीं लिखना हो चलेगा, ये सिर्फ एक नरेशन है, दैट इज द फॉर्मेलिटी, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे इलास्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। कौन सा? इलास्ट्रेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको पता चला। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आपकी एंट्री यहाँ पे खत्म होगी फिर आप करेंगे टोटल। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन कर दी। टोटल किसका होगा? डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। दोनों साइड का जब टोटल सेम होगा तभी आपकी चीज़ें करेक्ट मानी जाएगी। एक्चुअली जनरल एंट्रीज में तो हम जो भी चीज़ें करते हैं वो कंसेप्ट बेसिस पे करते हैं, और कंसेप्ट अगर अच्छा होगा तो टोटल आने ही वाला है, पर क्लैरिफाई करना, देखना एक बार ज़रूरी है। तो सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे। एज यू नो, यू आर द स्टूडेंट ऑफ 11 कॉमर्स, तो आपके लिए ये गिफ्ट है, कैलकुलेटर आपके स्टैंडर्ड में अलाउड है। 5000 प्लस 8000, मैं अभी डेबिट साइड का ही टोटल कर रहा हूँ, प्लस 4000 प्लस 200 प्लस 150 रुपीज़। आंसर कितना आया? 17,350। वैसे ही क्रेडिट साइड का करो, 5000 प्लस 8000 प्लस 4000 प्लस 200 प्लस 150, दोनों साइड का हो गया मैच, तो यहाँ पे आ गया 17,350 रुपीज़। सो दिस इज द टोटल ऑफ फर्स्ट इलास्ट्रेशन, और ये यहाँ पे आपका आंसर हो गया। ऐसा आंसर लिखोगे एक एक एंट्री के एक एक मार्क मिलते जाएंगे। सो टोटली यू आर गोइंग टू गेट द 5 मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इलास्ट्रेशन। मैक्सिमम इसका वेटेज कितना होगा? 8 या 9 मार्क्स का वेटेज होगा, पर ये आपके हाथ में ही है। अच्छा काम करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, 100% आपके मार्क्स आ जाएंगे। अब मैं, जैसे मैंने परचेज और सेल्स के लिए लिखा था ना कि परचेज ऑलवेज डेबिट एंड सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, उसके साथ मैं एक और रूल है आपके लिए लिख रहा हूं कि कोई भी एक्सपेंस होंगे तो वो ऑलवेज डेबिट होंगे, और कोई भी इनकम्स होगी, क्या होगी? इनकम्स, वो ऑलवेज क्रेडिट होगी। तो आपको अगर एक साइड मिल गई है तो सिर्फ आपको दूसरी साइड ढूंढ के लिखनी है, इतना ही करना पड़ेगा, वो तो आप कर ही सकते हो। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आफ्टर द एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज अबाउट द इलास्ट्रेशन नंबर 1। नेक्स्ट इलास्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, इलास्ट्रेशन नंबर 2। अब क्या लिखा हुआ है? टू कमेंस द बिजनेस विथ द नेम ऑफ राधिका हेल्पलाइन ब्रॉट इन बिजनेस ₹20,000 कैश, मशीनरीज ऑफ ₹10,000 एंड स्टॉक ऑफ ₹15,000। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि राधिका हेल्पलाइन करके एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या किया है? दे ब्रॉट समथिंग न्यू इन द बिजनेस। कौन कौन सी चीज़ें लाए हैं? सबसे पहले वो लेके आए हैं कैश 20,000 रुपये, मशीनरी लेके आए हैं 10,000 रुपये की, और 15,000 रुपये के लेके आए हैं स्टॉक। अगर इस एंट्री को करना हो तो हमें कंबाइन एंट्री का एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, वो इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। पर अभी एक सिंपल चीज़ याद रखो कि जब आप पहली बार बिजनेस स्टार्ट करते हो, और पहली बार अगर बिजनेस स्टार्ट करने के साथ आप कोई भी चीज़ बिजनेस में लाते हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा बिजनेस की कैपिटल। जैसे कि अगर मुझे कोई भी एक सिंपल एक स्टॉल ओपन करना है, समझ लो कि मुझे एक पानीपुरी का स्टॉल डालना है, तो पानीपुरी का स्टॉल डालने के लिए भी मुझे थोड़ी ना कैपिटल तो चाहिए। जैसे कि एक लारी लेके आया तो वो लारी का खर्चा होगा, फिर रॉ मटेरियल्स लेके आया, स्टॉक बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ें लानी पड़ेगी, पोटैटोज़ लाने पड़ेंगे, ओके, फिर थालियाँ, प्लेट्स, ये सब चीज़ें लानी पड़ेगी। तो ये सब आपका क्या हुआ? बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस यू नीड सम कैपिटल। तो ये राधिका हेल्पलाइन ने सेम वही चीज़ की है। क्या किया है? स्टार्ट किया है नया बिजनेस और लेके आए हैं कैपिटल। सो टू कमेंस एनी काइंड ऑफ बिजनेस वी नीड कैपिटल। अब वो कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ लाए हैं उसके हिसाब से हम रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो 20,000 रुपीज़ इन कैश। अब आपको पता है कैश इज अ असेट फॉर द बिजनेस। असेट्स का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, क्योंकि कैश बिजनेस में क्या हुआ? कैश बिजनेस में आया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? डेट लिखूंगा। अभी डेट यहाँ पे कोई दी नहीं है तो मैं यहाँ पे ये चीज़ अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। कोई भी एक डेट नॉर्मली आप मार दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया
2020 अप्रैल 1। मैंने ये डेट लिखा दी। चलो, तो सबसे पहले बिजनेस में उसने क्या ब्रिंग आउट किया? कैश लाया। कैश इज एन असेट। असेट का कौन सा बैलेंस होगा? कैश कम्स इन, दैट्स वाई डेबिट बैलेंस। कितने रुपए का कैश लाया है? 20,000 का, तो यहां पे मैंने लिखा 20,000 रुपीज। सेकेंड इज मशीनरीज ऑफ रुपीज 10,000। उसके साथ उसने क्या किया? 10,000 रुपीज की मशीनरी भी लाया। अगेन मशीनरी इज एन असेट फॉर द बिजनेस, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। असेट दैट मीन्स रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहां पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद थोड़ा वो क्या लेके आया? स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब यहां पे मैंने स्टॉक क्यों लिखा? परचेज क्यों नहीं लिखा? उसके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ होगा, वही का वही स्टॉक वो क्या करता है? ब्रिंग करके ले आता है। तो इसके लिए मैंने यहां पे क्या लिखा है? स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब मशीनरी कितने रुपए की थी? 10,000 रुपीज की, तो यहां पे मैं लिखूंगा 10,000 रुपीज। स्टॉक कितने का था? 15,000, तो यहां पे मैंने लिख दिया 15,000। और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? टू कैपिटल अकाउंट। whatever you bring to the business when you are starting any kind of business, whatever the things you are bringing, that will be considered as your capital. उसे क्या कहा जाएगा? उसे कैपिटल ही कहा जाएगा। तो अब इन तीनों का टोटल करो, 20 + 10 दैट मीन्स 30 + 15 कितना होगा? 45,000। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कितने आएंगे? 45,000 रुपीज। ओके, अब यहां पे क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे? कैश मशीन एंड स्टॉक ब्रॉट इनटू बिजनेस क्लियर। तो ये हमने इसकी क्या लिख दी? नरेशन भी लिख दी। सो दैट इज अबाउट इलास्ट्रेशन 1 and 2। फ्रेंड्स, इसी के नीचे मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं अबाउट दी कंबाइंड जनरल एंट्री। अब यहां पे स्टार्ट करेंगे क्या? कंबाइंड जर्नल एंट्री। अब कंबाइंड जनरल एंट्री मतलब क्या? कि जैसे आज मैंने रूटीन स्टार्ट किया अपना बिजनेस में जाके। आज समझ लो कि 20 तारीख है, तो 20 तारीख मैंने अपना रूटीन स्टार्ट किया। 20 तारीख मैंने पूरा काम किया, तो सुबह मुझे पोस्ट ऑफिस में गए, तो पोस्ट ऑफिस में मुझे 150 रुपये हुए। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने गए, तो उसमें फिर से मेरे 150-200 रुपये हुए। फिर टेलीफोन में गए, तो वहाँ पे भी मेरे थोड़े खर्चे हुए। तो ऐसा करते करते पूरे दिन में मोहरे बहुत सारे कैश में खर्चे हुए। तो अब ये सारे खर्चे 1 by 1 लिखने जाऊंगा, तो एक दिन में क्या आप 15-20 खर्चे एक साथ लिखोगे? तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? इसकी जगह पे हम दे सकते हैं एक कंबाइन एंट्री। जैसे है एग्जाम्पल नहीं है, एक सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऑन 15th January 2015 फॉर वेजेस ₹300, एज अ सैलरी ₹2,000 एंड फॉर टेलीफोन बिल ₹500 आर पेड इन कैश। 3 एक्सपेंसेस हमने किए हैं। अब आपको कौन सा रूल याद रखना है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमें क्या करना है? सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करना है? डेबिट करना है। तो अगर मुझे अकाउंटिंग अच्छे से नहीं आता होता तो मैं क्या करता? सबसे पहले मैं वेजेस की एंट्री करता। तो यहां पे मैं सिर्फ एंट्री कर रहा हूं, पूरा कॉलम बना के नहीं लिख रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे ही लेना। वेजेस अकाउंट डेबिट। अब वेजेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा? क्योंकि हमने खर्चा किया है 300 रुपीज। पे कैसे किया है? हमने कैश में किया है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पैसे गए तो उसको लिख दिया हमने क्रेडिट में। सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री में क्या किया है हमने? कौन सा एक्सपेंस किया है? सैलरी पे की है 2,000 रुपीज की। तो अगेन एक्सपेंसिस आर डेबिटेड। सैलरी अकाउंट डेबिट ₹2,000। पैसे कैसे दिए हैं? कैश में। टू कैश अकाउंट ₹2,000। ये भी मैंने लिख दिया। थर्ड मैंने कौन सा एक्सपेंस किया? टेलीफोन एक्सपेंस। तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने रुपए? ₹500 टू कैश अकाउंट।
500। चलो ये तो यहाँ पे 3 एंट्री थी, ऐसी 15 एंट्री आ गई तो क्या करोगे, सबके लिए एंट्री करते बैठोगे? नहीं, इतना टाइम हमें नहीं बिगाड़ना है। क्या करना है, सिर्फ दे दो एक कंबाइन एंट्री। अब कंबाइन एंट्री आप कैसे दोगे? बहुत इजी है कंबाइन एंट्री, इससे भी इजी है जैसे हमने यहाँ पे दी थी वैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो एक्सपेंसेस है उसको डेबिट कर दो। वेजिस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और टू क्या होगा, टू कैश अकाउंट। अब कैश में क्या आ जाएगा, तीनों का टोटल, जैसे इसके 300, इसके 2000 और इसके 500, टोटल हो गए कितना हुआ 2800 रुपीज। तो हमने कैश में कितना लिख दिया, 2800 रुपीज। सो दिस इज अबाउट दी कंबाइंड जनरल एंट्रीज। तो इस एग्जाम्पल में अब तक हमने क्या देखा है, इलास्ट्रेशन 1, 2 एंड कंबाइंड जनरल एंट्री। सो दिस इज इट फॉर पार्ट 2। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इलास्ट्रेशन नंबर 3 और एक्सरसाइज में से भी एक सम लेंगे।